एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की रेफरेंस में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखनी है एटम्स की। ठीक है, जिसमें हमने पहले ही स्टार्ट किया था एस ब्लॉक। ठीक है, पीरियोडिक जो टेबल है आपका, उसका आपने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद आपने एस ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था और एस ब्लॉक में हमने 9 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। ठीक है, 9 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब 10 प्रॉपर्टीज चलती है एटॉमिक रेडियस। तो 10 पॉइंट है आपका एटॉमिक रेडियस। एल्कली मेटल्स आर द लार्जेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। जो एल्कली मेटल्स हैं एस ब्लॉक में, आपको एस ब्लॉक में पता है आपको 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट ग्रुप वाला पढ़ रहे हैं पहले। तो जो आपका एल्कली मेटल्स है वो क्या है आपका, आर द लार्जेस्ट एलिमेंट। एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं उनको फर्स्ट ग्रुप को। तो एल्कली मेटल्स आर द लार्जेस्ट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन से हैं? एल्कली मेटल्स। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली, और ये क्यों है, ये किस वजह से है? तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। किसमें? एक्सटर्नल शेल में। क्योंकि इनके एक्सटर्नल शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, सो देयर ईएनसी वैल्यू, इसलिए इनकी ईएनसी, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू क्या हो जाएगी? वेरी लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एल्कली मेटल्स क्या है, वो लार्जेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। क्यों है ये? इसलिए है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल या एक्सटर्नल शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ईएनसी की वैल्यू बहुत कम है उसकी। तो इसीलिए इन द गिवन ग्रुप में क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट, इसके एलिमेंट, इस ग्रुप के एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी ऑन मूविंग डाउनवर्ड। जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, तो क्या करेगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। इट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ शेल्स। और ये क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण क्या होता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से शेल तक की दूरी, आउटरमोस्ट शेल तक की दूरी भी बढ़ रही है। ठीक है, मान लो पहले ये था, अब इतना हो गया, और सबसे पहले इतना था। ठीक है, तो अब बताओ अब डिस्टेंस कहाँ होगी? ये वाली तो होती है रेडियस। रेडियस तो यही होती है ना, हमने स्फीयर माना होता है अपना, एटम को स्फेरिकल मानते हैं, तो उसके हिसाब से तो ये वाली रेडियस होती है, डायमीटर ही होता है, आपको पता है। तो ये रेडियस है। रेडियस में अगर देखो आप, एन जो आपका एल आई है उसका ये है आपका शेल। ठीक है, फिर एन ए नीचे चले, फिर के, फिर और, तो ये देखो आप रेडियस बढ़ती जा रही है ना, है ना। लॉजिकल भी देख सकते हो आप कि रेडियस क्या होगी, बढ़ रही है। ठीक है, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। क्यों? शेल बढ़ रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नीचे की तरफ आने पर तो क्या होगी, उनकी डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। और किस मैनर में बढ़ रही है? इस तरह से देखो, एल आई किससे ज्यादा होगी, यानी कि एन ए से ज्यादा, के से ज्यादा, रुबिडियम की, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम की, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, तो ये था एटॉमिक रेडियस, जो कि क्या है आपकी एटॉमिक रेडियस फर्स्ट एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आयनिक रेडियस। तो आपका 11th पॉइंट है आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल्स इज ऑलवेज लेस देन, तो जो आयनिक रेडियस है एल्कली मेटल्स की, वो हमेशा क्या होगी, कम रहेगी देन देयर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से तो कम रहेगी हमेशा, ये तो आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स है, एल्कली मेटल्स, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है आउटरमोस्ट शेल में। क्या करते हैं, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, आयंस बना लेते हैं। आयन इस पे आ जाता है, कैटायन बना लेते हैं, चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। डोनेट करने के कारण तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये बात तो हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि अब इन्होंने डोनेट किया है तो इनका क्या होगा, साइज थोड़ा तो डिक्रीज होगा ना। तो क्या होगा कि आयनिक रेडियस, आपको जो ध्यान रखना है, आयनिक रेडियस हमेशा एल्कली मेटल की, हमेशा आयनिक रेडियस क्या होगी, लेस देन होगी किससे, देयर एटॉमिक रेडियस, उनकी एटॉमिक रेडियस से तो हमेशा कम होगी आयनिक रेडियस, ये बात। ठीक है, बिकॉज क्यों कम होगी, बिकॉज एल्कली मेटल्स विद फॉर्म कैटायंस, क्योंकि एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, कैटायन बनाते हैं ऑफ M+ टाइप। आपको पता है M+ टाइप बनाएंगे, M मतलब मेटल और प्लस आ जाएगा उस पे। M+ टाइप में क्या बनाते हैं, आपके कैटायंस बनाते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। और जब कैटायन की फॉर्मेशन हो रही होती है तो दे विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं फ्रॉम देयर एक्सटर्नल शेल, अपने एक्सटर्नल शेल में जो उनका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है।
आपको पता है फर्स्ट ग्रुप में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भी एस शेल में, ठीक है। तो वो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है सब शेल वाला, एस शेल वाला, उसको क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो लूज कर देते हैं। तो दे विल लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर एक्सटर्नल शेल, तो उनकी जो एक्सटर्नल शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वो लूज कर देते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैटायंस विल डिक्रीज, इसलिए जब कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, कैटायन बनने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है, विल इंक्रीज, इसीलिए क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस का जो आपका अट्रैक्शन है किस पे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, वो अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ जाएगा। दूरी बढ़ रही थी, अट्रैक्शन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। देखो इसमें इतना अट्रैक्शन नहीं होगा जितना यहाँ होगा, और जितना यहाँ होगा वो तो और ज्यादा होगा, ठीक है। तो दूरी बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा था, न्यूक्लियर का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे से कम हो रहा था, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक आउटर मोस्ट शेल का बाहर डोनेट कर दिया, उसने लूज कर दिया, तो अब क्या हुआ, जो आपका कैटायन था वो डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स विल इंक्रीज, यानी कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्मॉलर आयनिक रेडियस, इसीलिए क्या होगा, वहां पे स्मॉलर आयनिक रेडियस हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस से जो रेडियस है उसकी घट जाएगी, कम हो जाएगी इन गिवन ग्रुप। और फर्स्ट एक ग्रुप में क्या होगा, आयनिक रेडियस जो होगी विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स, ये तो सेम ही चलने वाला है, क्योंकि नीचे की तरफ जाने पर ये रेडियस बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो नीचे की तरफ जब जाओगे आप तो आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगी। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। रीजन तो सेम वही है ना, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो रेडियस तो बढ़ेगी, चाहे कोई सी भी रेडियस हो। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर रेडियस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे फिर कोई भी रेडियस हो, ठीक है। लेकिन एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में अगर कंपेयर करें तो एटॉमिक रेडियस हमेशा ज्यादा होगी, जबकि आयनिक रेडियस हमेशा क्या होगी, कम होगी। और क्यों कम होगी, क्योंकि जब ये कैटायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज होगा वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, उसकी वजह से जो उनका साइज है वो छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पे जो आपकी रेडियस है वो हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, एटॉमिक रेडियस से। तो ये थी आपकी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इनका जो ऑर्डर है आयन वाला भी सेम ही रहने वाला है, आयंस में Li प्लस Na प्लस आयंस का ऑर्डर भी सेम ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए पहले एक बार, फिर हम आगे पॉइंट्स देखते हैं। 11 पॉइंट तो हो गया, 12 पॉइंट देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट 12, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अल्काइल मेटल्स कैन इजीली डोनेट वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। तो आपको पता है अल्काइल मेटल्स में क्या होता है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो क्या करते हैं, अपने वन इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकते हैं। सो अल्काइल मेटल्स विल फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, और डोनेट करने के कारण उस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण ही क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। किस तरह के बनाते हैं, वो भी M+ टाइप के आयंस, ठीक है। इन अ गिवन ग्रुप, ये इसीलिए इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनको, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है, मेटल की। मेटल्स कौन से हैं आपके, एल्कली मेटल्स खोला हुआ है एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के। एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप जो है आपका, उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। उनमें इसमें क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अपने एक इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेते हैं, खुद को पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बना लेते हैं, और वो भी किस तरह का, M+ टाइप का। अब किसी ग्रुप में कैसे देखेंगे, तो इन अ गिवन ग्रुप, किसी गिवन ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आपका नेचर है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, विल इंक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउनवर्ड। जैसे जैसे आप क्या करोगे, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, उसका इंक्रीज करेगा। इट इज ड्यू टू द, ये क्यों होता है, इंक्रीज क्यों करता है, तो इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ये क्यों होता है इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ आने पर, ठीक है, शेल। और डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। और डिक्रीज क्या होता है, नंबर ऑफ शेल तो बढ़ रहे हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आपका नेचर है वो क्या हो रहा है, नीचे ग्रुप में आने में, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने में क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर
इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि शेल तो बढ़ जाते हैं और शेल बढ़ेंगे, दूरी बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और अपने आप को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में अब आओ, लिथियम से ज्यादा होगा किसका? सोडियम का। सोडियम से ज्यादा होगा पोटेशियम का, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम का, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम का। ये आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, 13 पॉइंट है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, अभी रिड्यूसिंग नेचर क्या कहते हैं? तो एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ध्यान रखना है कि एल्कली मेटल्स क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है और क्यों होते हैं? क्योंकि बिकॉज दे कैन डोनेट इजीली देयर वन इलेक्ट्रॉन। सबका वही रीजन आ रहा है अभी फिलहाल तो, कि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो इजीली उसको डोनेट कर देते हैं। ठीक है, अब ड्यू टू डोनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और उसी वन इलेक्ट्रॉन की डोनेशन के कारण दे हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड, वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है इलेक्ट्रॉन, तो घटने की वजह से क्या हो रहे हैं? वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। सो दे आर यूज्ड एज, तो इसीलिए उनको यूज किया जाता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, जिनका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, लेते हैं, और जिनका रिडक्शन होता है उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, लेते हैं। आपको पता है ना, अपोजिट होते हैं। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये अपोजिट होते हैं ना, तो वही है कि एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है गुड रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसको इजीली डोनेट कर देते हैं। डोनेट करने के कारण क्या होता है? उनका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हो गया तो वो क्या करेंगे? एक अच्छी रिड्यूसिंग, अब चायक की तरह काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अब इन अ गिवन ग्रुप, और हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? हम चल रहे हैं लेके फर्स्ट ग्रुप को अपना। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा आपका? इन अ गिवन ग्रुप द रिड्यूसिंग नेचर, जो रिड्यूसिंग नेचर है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी ऑन मूविंग डाउनवर्ड। आप ही सोचो, नीचे की तरफ जाएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स विल डिक्रीज। आपको पता है नीचे की तरफ जाओगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो अब न्यूक्लियस की पकड़ भारी इलेक्ट्रॉन पर उतनी नहीं रहेगी जितना पहले रह पा रही थी, और इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो पाएंगे। इजीली डोनेट हो पाएंगे तो अपने आप को क्या करा लेंगे? ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से क्या होगा? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो रिड्यूसिंग नेचर जो है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है ऊपर से नीचे की तरफ आने पर ग्रुप में, और दे एंड द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी इंक्रीज हो जाती है इसी ऑर्डर में। किस ऑर्डर में होगी? अब नीचे की तरफ आओगे तो लिथियम से ज्यादा सोडियम की, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम की, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम की। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 13। तो आज हमने अभी तक 4 पॉइंट पढ़ लिए। एक पढ़ा एटॉमिक रेडियस, दूसरा पढ़ा आयन रेडियस, तीसरा पढ़ा क्या आपका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, और चौथा पढ़ा आपका रिड्यूसिंग नेचर। ये रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर बोल दो। तो ये बोल रहे हैं चारों ग्रुप में आपने, चारों प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा एक चीज सिमिलर है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर वो प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही हैं, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, चाहे वो आयनिक रेडियस हो, चाहे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हो, चाहे वो रिड्यूसिंग नेचर हो। ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ग्रुप में तो वो इंक्रीज हो रही है, और सबका रीजन मोस्टली सबका एक ही है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक है और वो इजीली डोनेट कर देते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है? वो इजीली क्या कर पाते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएंगे तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रही है? नीचे की तरफ बढ़ रही है। उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। आयनिक रेडियस का भी यही रीजन है, लेकिन रिड्यूसिंग नेचर का और आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है उसका रीजन यही है कि नीचे की तरफ आएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली हम डोनेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इन पॉइंट्स को यहाँ तक नोट करिए 13 को, फिर आगे चलते हैं। अब देखेंगे 14 पॉइंट्स। चलिए आगे देखते हैं।
14 पॉइंट है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर देखते हैं जो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो है क्या, पहले तो ये देखना है। फर्स्ट आईपी वैल्यू ऑफ alkali metals is very low in periodic table because they have only one electron in their valence shell and can easily donate such electron। इसका मतलब है कि फर्स्ट आईपी वैल्यू ऑफ alkali metals is very low। चलिए इसमें इन्होंने डेफिनेशन भी दी है आयनाइजेशन पोटेंशियल की। पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ लेते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इट कैन बी डिफाइन, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कैन बी डिफाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, यानी कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी होती है अभी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी शॉर्ट में लिखा है आईपी। आईपी का मतलब है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड आईपी की क्या मतलब है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हम यूज करते हैं जब कोई एटम है, एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी हमें उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है एटम से, अब क्या बन गया है, वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण क्या बन गया होगा, जिससे निकल रहा है एटम तो प्लस बनाएगा। तो m प्लस मान लीजिए कोई मेटल है m, एटम है m मान लीजिए, उससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो m प्लस बना। ठीक है, अब जब m प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो अब क्या होगी, अब थोड़ा और मुश्किल होगा। तो जब हम किसी और जब सेकंड आईपी का मतलब होता है कैटायन के लिए हम बात कर रहे हैं, और जब थर्ड आईपी की बात करें इसका मतलब डाई पॉजिटिव आयन की हम बात कर रहे हैं। समझिए, एक कोई आपके पास मेटल है m, ठीक है, इससे जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे इसके आउटर मोस्ट शेल से, तो ये क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण m प्लस बना दिया इसने। ठीक है, तो अब जब अगला इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो इसमें से तो निकालोगे, तो जब एटम के लिए आप यूज करते हो तो फर्स्ट आईपी बोलते हैं उसको, फर्स्ट आईपी। जब आप एक आयन पॉजिटिव आयन है कैटायन के लिए आप यूज करते हो तो उसे बोलते हैं सेकेंड आईपी। और अब दूसरा, जब इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक और इलेक्ट्रॉन, तो इससे जाएगा, इस बार जाएगा तो m प्लस प्लस बनेगा क्योंकि इसने एक और इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिया, तो इसके लिए आप बोलोगे थर्ड आईपी, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। इस तरह से ये आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आईपी पता चल गए। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एल्कली मेटल्स इज वेरी लो। पहली तो क्या होगी, बहुत कम होगी इन पीरियोडिक टेबल। क्यों कम होगी, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो तो खुद इजीली डोनेट कर देते हैं, तो निकाल पाना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो हमें एनर्जी की जरूरत क्या होगी, कम होगी, और कम एनर्जी की जरूरत होगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एल्कली मेटल्स इज वेरी लो। क्या है आपकी, वेरी लो, है ना, इन पीरियोडिक टेबल बिकॉज दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, क्योंकि इनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और उसको वो इजीली डोनेट कर देते हैं। इजीली डोनेट कर लेंगे तो हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आईपी की वैल्यू लो हो जाएगी। अब क्या करते हैं, इन गिवन ग्रुप, किसी गिवन ग्रुप में क्या होगा, आईपी वैल्यू विल डिक्रीज। किसी भी ग्रुप में क्या होगा, आईपी वैल्यू क्या होगी, नीचे की तरफ जब जाओगे आप ऊपर से नीचे की तरफ तो क्या होगी, आईपी वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब ये ध्यान रखना है आपको, अभी तक 4 प्रॉपर्टीज में इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आईपी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ऑन मूविंग डाउनवर्ड। क्यों करेगी डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो रहा है आपका, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है। आप ही सोचो, नीचे की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से जो आपका डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कि न्यूक्लियस की पकड़ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो रही है, जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है एक तरह से पकड़, किसकी, न्यूक्लियस की पकड़ किस पे, बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पे। अब वहां से उसकी पकड़ कम हो रही है, यानी कि वो क्या, उनके बीच में उतना अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं रहा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उतना अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं रहा, क्योंकि दूरी बढ़ गई है ना,
शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, बीच की दूरी बढ़ रही है, और दूरी बढ़ रही है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उनके बीच में उतना अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं रहा, अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल कम हो गया, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को कोई भी ले जाए उसको मतलब ही नहीं अंदर बैठे हुए न्यूक्लियस को, ठीक है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को कोई भी निकाल ले इजीली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसकी पकड़ ही नहीं है उस पर, ठीक है, वीक बॉन्ड हो गया वहां पे, अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है इतना, डिक्रीज हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन इजीली जब भी कोई ले जाएगा तो अब इजीली इलेक्ट्रॉन ले जा पा रहा है, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट आप ही सोचो कम हो गई है ज्यादा, इजीली कोई चीज आपको अवेलेबल हो रही है, उसके आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो क्या होगा वहां पे एनर्जी क्या देनी पड़ रही है आपको, कम। तो किसी भी जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स किसके ऊपर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाता है। जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है ये कम होने के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो उतनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि आईपी तो खुद ही क्या कहती है, आईपी की डेफिनेशन क्या है कि इट कैन बी डिफाइंड या इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब जब नीचे की तरफ आओगे तो इस बार डिक्रीज होगा तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, Li का सबसे ज्यादा था तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, Li का, उससे कम Na का, फिर K का, फिर Rb का, फिर Cs का, तो इस बार ये हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये वाला इधर हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने एरो इधर लगाया है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर इधर है। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड आईपी की बात करें, फर्स्ट आईपी तो हो गया, सेकंड आईपी वैल्यूज ऑफ एल्कली मेटल इज वेरी हाई, लेकिन सेकंड आईपी वैल्यू क्या है आपकी एल्कली मेटल की, वेरी हाई, क्यों, बिकॉज आफ्टर रिमूवल वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला अब आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या इजीली, नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है, स्टेबलाइज्ड हो चुका है, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं जाएगा। आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, और ज्यादा आप मात्रा में एनर्जी दोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन की वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट आईपी की वैल्यू तो एल्कली मेटल्स के लिए बहुत लो होती है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इजीली डोनेट कर देता है, ठीक है, लेकिन सेकंड आईपी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्यों होती है, वेरी हाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण अब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, एक ही तो था आउटर मोस्ट शेल में, अब वो निकाल दिया तो अब क्या है, पूरे शेल कंप्लीट है, पूरे फुल फिल्ड होंगे, हाफ फिल्ड होंगे, जैसे भी है, लेकिन कंप्लीट होंगे, ठीक है, स्टेबल होंगे, स्टेबल है तो क्या है आपके, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आईपी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है, ये था आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 पॉइंट देखते हैं, फ्लेम कलर, फ्लेम कलर, तो जो एल्कली मेटल्स है गिव पर्टिकुलर कलर, जो एल्कली मेटल्स है वो एक कलर भी देते हैं, पर्टिकुलर कलर देते हैं इन रेडिएशन और फ्लेम, जब आप उनको फ्लेम यानी कि हीट करते हो है ना, या रेडिएशन में क्या करते हैं, पर्टिकुलर कलर देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि आईपी वैल्यूज ऑफ एल्कली मेटल्स, जो आईपी वैल्यू है एल्कली मेटल्स की आर मिनिमम, सो आईपी वैल्यू, आईपी अगर आ रहा है कहीं पे फर्स्ट और सेकंड नहीं लगा तो आप उसको फर्स्ट ही कंसीडर करोगे, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है तो फर्स्ट ही कंसीडर करोगे, तो फर्स्ट आईपी वैल्यू या आईपी वैल्यूज ऑफ एल्कली मेटल्स आर मिनिमम, सो देयर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स इज लूजली बाउंड, क्योंकि क्या है आपका आईपी की वैल्यू कम है तो उसके जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड है, एंड इट विल एब्जॉर्ब रेडिएशन, और वो क्या करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसी भी सोर्स से आप रेडिएशन ले सकते हो, इसलिए लिखा है फ्रॉम सोर्स, किसी भी सोर्स से रेडिएशन उनको अगर मिल रहा है तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड एंटर्स इनटू इट्स एक्साइटेड स्टेट, और अपनी एक्साइटेड स्टेज में पहुंच जाएंगे, बट एक्साइटेड स्टेज इज अनस्टेबल, लेकिन आपको पता है एक्साइटेड स्टेज तो अनस्टेबल है, दैट इज इट विल रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट, अब वो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट क्योंकि अनस्टेबल है तो वो थोड़ी देर बाद ही अपनी ग्राउंड स्टेट में फिर वापस आ जाएंगे बाय रिलीजिंग एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज करते हुए,
सच एनर्जी गैप, और इसी एनर्जी गैप को हम क्या कहते हैं, वो सॉरी, सच एनर्जी गैप इज रेस्पॉन्सिबल, यही एनर्जी गैप रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर कलर्ड नेचर, उनके कलर्ड नेचर के लिए ही। मतलब ये बोल रहे हैं कि एल्कली मेटल्स भी क्या होते हैं, रेडिएशन में या फ्लेम में एक पर्टिकुलर कलर रखते हैं, सभी अपना एक पर्टिकुलर कलर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आई की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। कम का मतलब है कि उनका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लूजली बाउंडेड रहे हैं, लूजली बाउंडेड रहे हैं, तभी उनका आई की वैल्यू कम है। और लूजली बाउंडेड है, ये क्या करेंगे, इजीली क्या करेंगे, जो आपका रेडिएशन है किसी भी सोर्स से मिल रहा हो, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा कोई भी मेटल तो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचकर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट क्योंकि अनस्टेबल है तो कुछ टाइम बाद ही वो वापस से फिर अपनी ग्राउंड स्टेट पर ही आ जाएगा। और ग्राउंड स्टेट पर कैसे आएगा, कुछ एनर्जी को रिलीज करते हुए, जितनी एनर्जी को लेके ऊपर गया था ना, अब उसी एनर्जी को वापस छोड़ के फिर आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट पे। यानी कि किसी को कुछ मिल जाता है तो ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, जो वो ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन अब उसको नीचे आना है तो पहले अपना ईगो और घमंड खत्म करना पड़ेगा, तभी वो ग्राउंड स्टेट पे फिर वापस आएगा। ठीक है, तो वही सीन है यहाँ पर भी कि जो आपके एल्कली मेटल्स है वो किसी भी रेडिएशन से किसी भी सोर्स से रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें पता है एक्साइटेड स्टेट ज्यादा देर नहीं रहने वाली, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है वो क्या करेंगे, थोड़ी देर में रुक के वहां से फिर ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे और इस बार अपनी एनर्जी लूज करके आएंगे, रिलीज करके आएंगे। तो इस एनर्जी गैप के कारण ही अपना कलर नेचर शो करते हैं। एनर्जी गैप ही, यही एनर्जी गैप रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर कलर्ड नेचर। जैसे आप देखो, लिथियम किस कलर में रहता है, क्रीमसन रेड, रेड कलर में रहता है, क्रीमसन रेड कलर में। और सोडियम किस कलर में रहता है, गोल्डन येलो कलर, गोल्डन येलो कलर। ठीक है, चलिए एक बार इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए 15 पॉइंट। आप देखेंगे 16 पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट 16, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है चालकता। ठीक है, हिंदी में। अब देखते हैं जो जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं वो क्या है, सभी गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी लो, और न्यूक्लियर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो भी बहुत कम है। सो इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इन देयर क्रिस्टल, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है मूव करने में, मूव करने के लिए क्रिस्टल में। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्टिविटी नेचर, कंडक्टिविटी नेचर के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाए, तो वो एल्कली मेटल्स क्या है, सभी गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। और जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, ये भी क्या है आपका बहुत कम है। और बहुत कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पकड़ तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन पे पकड़ नहीं है न्यूक्लियस की, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं किसमें, क्रिस्टल के अंदर, और मूव कर पाएंगे क्रिस्टल के अंदर फ्रीली। तो यही प्रॉपर्टी इनका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंडक्टिंग नेचर के लिए। अब आगे देखते हैं, अब ग्रुप में बात करें कि कंडक्टिव नेचर कैसा होता है, कंडक्टिंग नेचर। तो इन ग्रुप गिवन ग्रुप कंडक्टिविटी जो है, किसी नेचर ऑफ कंडक्टिविटी नेचर ऑफ एल्कली मेटल, जो कंडक्टिविटी नेचर है एल्कली मेटल्स का वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे किसी ग्रुप में, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है वहां पे, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन पे पकड़ क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजीली फ्री मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका, किसी भी ग्रुप में जब आप जाओगे इन अ गिवन ग्रुप, कंडक्टिविटी नेचर ऑफ एल्कली मेटल विल इंक्रीज। क्यों होगी, क्योंकि ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा वहां पर, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो जो मूविंग डाउनवर्ड क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव इन देयर क्रिस्टल, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजीली क्रिस्टल के अंदर घूम पाएंगे। किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो वही आपको पता है, शेल नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम होते ही इलेक्ट्रॉन पे पकड़ क्या होगी, कम हो जाएगी आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे, और वो इजीली क्या होंगे, मूव कर पाएंगे फ्रीली इन क्रिस्टल्स। और फ्रीली मूव करने के कारण ही वो क्या करते हैं, कंडक्टिव नेचर रखते हैं। कंडक्टिव नेचर रखेंगे, और जितना ज्यादा आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ, कंडक्टिविटी नेचर बढ़ेगा ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम,
रुबिडियम से ज्यादा सीजियम का होगा कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी नेचर। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट आपका 17 पॉइंट देखते हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। अब जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं वो सभी रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ और क्या बना लेंगे, आयनिक हाइड्राइड्स। आपको याद रहना चाहिए जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं या फर्स्ट ए ग्रुप वाले मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सभी क्या करेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आपके आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे। टू और कौन सा फॉर्मूला होगा उनका, जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो MH फॉर्मूले की। ठीक है, तो जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं वो सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे। हम हाइड्रोक्साइड्स की बात नहीं करें, हम हाइड्राइड्स की बात करें। जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे आयनिक हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल आपका MH। M का मतलब मेटल और H। ठीक है, ये बनाएंगे आप अभी। ठीक है, आगे देखते हैं इन मेटल्स में इन दिस मेटेलिक हाइड्राइड्स, और इन मेटेलिक हाइड्राइड्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी हाइड्रोजन की, आपको ध्यान रखना है। इन जो आप जितने भी ये मेटल क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद हाइड्राइड्स बनाएंगे, उन सभी हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहेगी। क्यों रहेगी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एल्कली मेटल। जो आपका एल्कली मेटल्स है उनका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से क्या होगा, आपका हाइड्रोजन कैसा रहेगा, -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे एस ब्लॉक में, और वो भी फर्स्ट ए ग्रुप को लेकर। ठीक है, अब हम देखेंगे एस ब्लॉक में ही सेकेंड ए ग्रुप। अभी हमारा यही चल रहा था एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप, अब चलेगा हमारा एस ब्लॉक में ही, अभी एस ब्लॉक ही चल रहा है। फर्स्ट ए ग्रुप कंप्लीट हो गया, अब देखेंगे सेकेंड ए ग्रुप। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज क्लास के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग। इसको नोट डाउन करें।